तुम लोग, जब हम सेल का इस्तेमाल करते हैं तो सेल के अंदर की जो रासायनिक ऊर्जा है वो बदलती है वैद्युत ऊर्जा में। जैसे मान लीजिए मैं जिस माइक का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस माइक का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ, ये उसमें सेल है। इस सेल के पास भी कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। और जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर की वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है, इसमें बदल रही है वैद्युत ऊर्जा में। तो जब हम किसी सेल को यूज करते हैं, वो सेल काम कर रही होती है, तो उसके अंदर की रासायनिक ऊर्जा जो स्टोर होती है वो बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सेल के क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलती है। सेल का हम सिंबल देखें तो सेल का सिंबल ये सेल का प्रतीक ये, सेल का प्रतीक है ये। और बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है जब कई सारे सेल को जोड़ देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का समूह। अगर कहीं पे कई सारी सेल्स जुड़ी हुई हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं। उसका प्रतीक कैसा होता है बैटरी का? ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, बैटरी का सिंबल है। मतलब कहीं पे दो सेल हो या दो से ज्यादा सेल जुड़ी हुई हो, कहीं पे दो सेल या दो से ज्यादा सेल जुड़ी हुई हो, तो उसको क्या बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा सेल, उसको बोलेंगे हम बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। सवाल है विच इज द सिंबल ऑफ बैटरी? बैटरी का सिंबल कौन है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या? बैटरी का सिंबल क्या है इसमें से? या ऑल या एबीसी? ये तो सेल है, ये बैटरी का सिंबल हो सकता है बी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एबीसी हो सकता है, ए बी एंड सी। ये सेल का सिंबल है, अकेला है तो सेल है, दो सेल मिल गए, चाहे तीन सेल मिल गए तो बैटरी बन गई। क्या दिक्कत है? क्या क्लास नहीं चल रही क्या? आइए, बैटरी जब चार्ज होती है तो चार्ज होने के दौरान उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बदलती है। चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हो, जब आपका मोबाइल फोन चार्ज हो रहा होता है तो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को संग्रहित कर लेता है। आपके फोन की बैटरी वो जब चार्ज होती है क्या होता है? स्विच ऑन करके आप केबल कर देते हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता रहता है, उसको केमिकल एनर्जी को स्टोर करता रहता है। तो जब आपकी फोन की बैटरी चार्ज हो रही होती है उस दौरान उसके अंदर जो वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा वो बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। तब जब बैटरी चार्ज हो रही है तब। लेकिन अगर बैटरी यूज हो रही है, बैटरी यूज, बैटरी आप प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल फोन लेकर के और यूट्यूब देख रहे हो, चार्जिंग पे नहीं है बैटरी, बैटरी प्रयोग के दौरान या बैटरी इस्तेमाल के दौरान, मतलब जब आप बैटरी को इस्तेमाल करोगे यानी बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब इस्तेमाल करोगे तो भाई फोन आपका चार्ज हो गया, आपकी बैटरी चार्ज करी तो आपने चार्ज हटा दिया, आप बाहर चले गए यूट्यूब चला रहे हो तो फोन आपका डिस्चार्ज होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी। क्या होगा बैटरी में? जब आप अपने फोन की बैटरी को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर की जो रासायनिक ऊर्जा है वो आप इसमें कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका फोन चल रहा है। तो ये डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा बदलती है वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा बदलती है वैद्युत ऊर्जा में। यानी अगर बैटरी को मैं चार्ज कर रहा हूं तो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, उसको केमिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करती है। और अगर मैं फोन को यूज कर रहा हूं, चार्ज हो चुका है, तो फिर उसके अंदर केमिकल एनर्जी संग्रहित है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, फिर अगर कैपेसिटी ऑफ बैटरी, बैटरी की क्षमता क्या होती है? बैटरी की क्षमता को व्यक्त करते हैं, पता है किसमें? इसमें कि कोई बैटरी कितनी करंट दे सकती है और कितने टाइम तक, उसकी कैपेसिटी होती है। कोई बैटरी कितनी धारा दे सकती है और कितने समय तक दे सकती है, उस दोनों को गुणनफल कर दिए तो आपका है बैटरी की क्षमता। क्या आती है? कितनी धारा कितने समय तक, कितनी धारा कितने समय तक बैटरी दे रही है, उन दोनों को गुणनफल कर दिए तो कैपेसिटी आती है। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है 1000 एम्पीयर करंट देती है 2 घंटे तक, कोई बैटरी 1000 एम्पीयर करंट दे सकती है 2 घंटे तक, तो क्या 1000 एम्पीयर करंट की वैल्यू कितने 2 घंटे तक 2 घंटे तक 2000 एम्पीयर 2000 एम्पीयर बैटरी की कैपेसिटी हो जाएगी। यानी कितनी करंट बैटरी दे सकती है वो लिखो और कितने टाइम तक दे सकती है वो लिखो, दोनों को पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो कैपेसिटी मिलेगी। कैपेसिटी करंट इनटू टाइम। अगर हम नॉर्मली अपने फोन की बैटरी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी को हम एम्पीयर आवर या मिली एम्पीयर आवर व्यक्त करते हैं। आप खरीदते हो फोन तो पूछते हो ना कि ये फोन की बैटरी कितने एमएएच की है, तो बोलते हैं इसकी बैटरी 3000 एमएएच की, 4000 एमएएच की। एमएएच का क्या मतलब? एमए का मतलब मिली एम्पीयर, एमए का मतलब मिली एम्पीयर और एच का मतलब आवर। एमए का मतलब मिली एम्पीयर, एच का मतलब आवर, तो मिली एम्पीयर आवर। एमए हो गया मिली एम्पीयर, एच हो गया आवर, एमए मिली एम्पीयर, एच हो गया मिली एम्पीयर आवर। तो आपकी कैपेसिटी होती है बैटरी की मिली एम्पीयर आवर या एम्पीयर आवर हो सकती है। बोलिए कोई दिक्कत? भाई एम्पीयर टू टाइम लेना, एम्पीयर आवर ले लो, अगर करंट को मिली एम्पीयर लो, मिली एम्पीयर आवर हो सकती है, क्या दिक्कत है? फिर से सवाल है कि बैटरी ऑफ 2000 mAh कैन सप्लाई 20 एम्पीयर फॉर हाउ मच टाइम? ये सवाल है, बताइए कि 2000 mAh की बैटरी, 2000 mAh की बैटरी 20 एम्पीयर धारा कितने टाइम तक दे सकती है? 2000 mAh की बैटरी 20 एम्पीयर धारा कितने टाइम तक दे सकती है? तो कैपेसिटी होती है एम्पीयर इनटू आवर। कितनी कैपेसिटी है? 2000 लिख दो, mAh मिली एम्पीयर आवर। करंट कितनी देर 20 एम्पीयर टाइम इनटू आवर, घंटे टाइम ले 20 लिख दिया। अब मिली एम्पीयर को एम्पीयर बदलो, तो 2000 को 2000 लिख दिया, मिली एम्पीयर को एम्पीयर बदला तो 1 एम्पीयर को, अच्छा मिली एम्पीयर को एम्पीयर बदलना है, 1 मिली एम्पीयर को एम्पीयर बदलो तो 10 3 एम्पीयर होगा। 1 एम्पीयर में 10 मिली एम्पीयर, 1 मिली एम्पीयर 10 3 एम्पीयर, तो मिली एम्पीयर को एम्पीयर बदला 10 16 इनटू आवर बराबर 20 3। अब इसको सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा? ये 3 जीरो से 3 जीरो का गायब, ये 2 20 0.1, तो टाइम आ गया 0.1 आवर। तो टाइम 0.1 आवर आ गया। ये अगर आप सेकंड निकालना चाहते हो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 में 60 तो 360 सेकंड। यानी आप ये कह लो कि अगर 2000 mAh की बैटरी है उससे 20 एम्पीयर करंट ली जाएगी तो वो 0.1 घंटे तक या 360 सेकंड तक करंट दे पाएगी। कितनी करंट दे पाएगी? 20 एम्पीयर। कितने टाइम तक? कितने टाइम तक? ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई तकलीफ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, सेल को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? सेल का श्रेणी क्रम संयोजन, सेल का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? अगर आप एक सेल, जैसे एक सेल 6 वोल्ट दे रही है, आपको 12 वोल्ट चाहिए तो एक सेल और जोड़ो, आपको 18 वोल्ट चाहिए एक सेल और जोड़ो। अगर एक अकेली सेल 6 वोल्ट दे रही है और आपको 12 वोल्ट चाहिए तो 2 सेल जोड़ दो। एक अकेली सेल 6 वोल्ट दे रही है, आपको 18 वोल्ट चाहिए 3 सेल जोड़ दो। यानी अगर जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज अकेली सेल नहीं दे पा रही है तो कई सारी सेल को सीरीज जोड़ते चलिए जितना वोल्टेज आपको चाहिए हो। तो अगर आप किसी वोल्टेज की मतलब वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं, वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो सेल को सीरीज जोड़ते हैं। जैसे मेरे पास कोई लोड है जिसको वोल्टेज चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, एक बैटरी लगा दिया, एक सेल लगा दिया 6 वोल्ट की। अगर 12 वोल्ट चाहिए 2 सेल लगा दिया, 18 चाहिए 3 लगा दिया, 6 6 6। तो इंक्रीज वोल्टेज रेटिंग ऑफ सेल, किसी जोड़ने सीरीज में सेल की वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए।
या वोल्टेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सेल की वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए, सेल की वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये है प्लस माइनस 10 30 हो गया 30 वोल्ट, सीरीज में वोल्टेज 30 हो गई है, प्लस माइनस माइनस प्लस है, माइनस प्लस घटेगा, जब तक सेम चलेगा प्लस माइनस जुड़ेगा, ये माइनस प्लस घट जाएगा, 8 6 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। अगर ऐसे चलेगा प्लस माइनस सेम चल रहा है तो जुड़ जाएगा, अगर उल्टा हुआ घट जाएगा, जैसे प्लस माइनस सेम फिर माइनस प्लस घट जाएगा। ये जोड़ो इनसे घटा दो, इसका देखो प्लस माइनस ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे 30 और 8, ये माइनस प्लस घट जाएगा, तो 30 में से 20 घटा 10 10 18 हो जाएगा, 30 माइनस 20 प्लस 10, यानी तरीके से सबका प्लस वाला चिन्ह लो, इसका पहला प्लस वाला चिन्ह, इसका प्लस वाला, इसका प्लस वाला हो गया, यहाँ पे इसका पहला चिन्ह प्लस, इसका पहला चिन्ह प्लस, इसका पहला माइनस, ये हो गया, इसका पहला प्लस, इसका पहला माइनस, इसका पहला प्लस, ऐसे कर देते हैं। तो इन तीनों का वोल्टेज आपका हो गया 18, इन तीनों का वोल्टेज आपका हो गया 10, इन तीनों का वोल्टेज हो गया 30। तो सवाल आता है कि हम सीरीज में सेल को क्यों जोड़ते हैं, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब सवाल ऐसा है कि ए और बी के बीच वोल्टेज कितना होगा, व्हाट इज वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का वोल्टेज बताओ। ए और बी के बीच का वोल्टेज बताइए, तो कैसे निकालोगे, देखो तब का प्लस साइन ले लेना, बी ए बी क्या होगा इसके बीच का वोल्टेज, पहला साइन प्लस प्लस माइनस 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 2 माइनस माइनस 4 प्लस प्लस ले लिया, हो गया 8 माइनस 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 बाकी प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया, तो पहला साइन लेते चलो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 11 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं आ समझ में। अब अगर हम कई सारी सेल को सीरीज में जोड़ दें तो क्या होगा, देखो कई सारी सेल को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, आपके पास एक सेल ये है जिसका ईएमएफ है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, दूसरी सेल आपके पास ये है इसका ईएमएफ है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तीसरी सेल ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईएमएफ है। इन तीनों सेल को जोड़ा हमने, सीरीज में जोड़ दिया हमने, इसमें पूरा सीरीज में श्रेणी क्रम संयोजन। तो कैसे हुआ, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, तीनों सेल को जोड़ दिया और यहाँ पे कोई बाह्य प्रतिरोध लगा दिया। बाह्य प्रतिरोध मतलब कोई लोड है जिसको करंट चाहिए, कोई आर है जिसको करंट चाहिए, जिसको करंट चाहिए लोड यहाँ लगा हुआ, इसमें करंट आएगी। ये इस सेल का रेजिस्टेंस नहीं है, ये बाहर से रेजिस्टेंस लगाया, वो लोड जिसको करंट चाहिए, भाई सेल जिसको करंट देगी ना, जिसको करंट देगी लोड यहाँ पे है। ये आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो हर सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। ये क्या है, बैटरी का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ है। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एन नंबर ऑफ सेल हैविंग ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी यदि आर आंतरिक प्रतिरोध के आर आंतरिक प्रतिरोध के एन सेल सीरीज में जोड़ दिए जाएं, फिर आर आंतरिक प्रतिरोध के एन सेल से जोड़ दिए जाएं और हर सेल का ईएमएफ या वोल्टेज, ईएमएफ को वोल्टेज कहो, ईएमएफ को ई है, ये कहानी डायग्राम। ई क्या है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, हर सेल का ईएमएफ, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस, बात है। ई क्या है, हर सेल का वोल्टेज, हर सेल का वोल्टेज ईएमएफ जो भी करना है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये है कैपिटल का है बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। तो क्या होगा, आपको करंट निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, करंट, इसमें आपको करंट निकालनी है, क्या निकालनी है, करंट कैसे निकालोगे, इसमें जाने वाली करंट आई क्या होगी, जाने वाली करंट आई होती है वी अपॉन आर, जाने वाली करंट आई क्या होती है वी अपॉन आर। वी क्या होगा, ये सीरीज वोल्टेज क्या होता है, जुड़ जाता है, आई लोड करंट है, आई क्या है, लोड करंट, इस लोड में जो करंट जा रही है, इस लोड में करंट जा रही है आई। अगर कई सारे सीरीज में होते तो कई में क्या जुड़ जाता है, जैसे इसका मान लो 6 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, तब जुड़ जाएगा 6 10 12 क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अगर हमारे ईएमएफ के 3 सेल हैं तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई प्लस 3, अगर ईएमएफ के 10 सेल हैं तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई प्लस 10 ई, ऐसे ई सेल अगर हैं, एक सेल का ईएमएफ ई वैसे 10 सेल हैं, ऐसे एन सेल हैं, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एक सेल का ईएमएफ ले लो, कितनी सेल है, एन से गुणा करो, एन इनटू लिख सकते हैं कि नहीं, एक सेल का ईएमएफ होगा एन इनटू, बोलो भाई, दो सेल का ईएमएफ 2, तीन सेल का ईएमएफ 3, तो एन सेल का ईएमएफ एन इनटू, ओके ठीक। रेजिस्टेंस का सीरीज में भी जुड़ जाता है, तो अगर दो रेजिस्टेंस से बात स्टार्ट हुआ, 3 है तो 3 10 है तो 10, तो वैसे आर 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 एन रजिस्टर सीरीज में, तो आर रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस का बना है, एस एन रजिस्टर एन इनटू आर, तो क्या आपका टोटल रेजिस्टेंस इसका दिस कितना है, एन मान लिया, एन इनटू आर, एन इनटू आर और ये एन इनटू, कोई दिक्कत, हमें मान लिया एन सेल है, वो 10 भी हो सकती है, 20 हो सकती है, एन का मतलब और एक कैपिटल है जिसमें आपका करंट आर आई निकालना है, वाई क्या होगा, जाने वाला करंट प्लस करंट निकल कैसे, जाने वाला करंट आई क्या होती है, बी अपॉन आर, इसका वोल्टेज कितना है, एन इनटू, और रेजिस्टेंस क्या है, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, ये और ये आर प्लस एन आर, कैपिटल प्लस एन इनटू आर, इस सीरीज में फार्मूला लगेगा, तो से फार्मूला पूछ सकते हैं, याद रहेगा फार्मूला, बोलो ये फार्मूला याद रहेगा आपको, ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाता है आपके एग्जाम में, क्या पूछता है कि 10 वोल्ट ईएमएफ वाले 8 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनका ईएमएफ कितना होगा, 10 वोल्ट ईएमएफ वाले 8 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, उनका ईएमएफ कितना होगा, बोलो, तो अगर 10 सेल ईएमएफ वाले 8 सेल हैं तो 8 में 10, उनका ईएमएफ कितना हो जाएगा, 80। ये ऐसे आएगा कि 10 सेल हैं और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 36 ओम, 10 सेल हैं, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 36 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना सीरीज में जोड़ा जाएगा, तो 10 सेल सीरीज में लगी हुई है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन इनटू आर, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और कितने सेल से गुणा कर दो, 360। ये ऐसे कई बार पूछता है कि आपके पास एक सेल है, उसका वोल्टेज है कितना, सेल का 5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0.1 ओम, एक सेल है ऐसे 3 सेल हमने सीरीज में जोड़ दी, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 वोल्ट वोल्टेज और 0.1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध वाली ऐसे 3 सेल सीरीज में लगे हैं, तो कुल वोल्टेज कितना होगा, कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल वोल्टेज कितना होगा, सीरीज वोल्टेज जाता है 5 5 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस जाता है 0.1 0.3, टोटल रेजिस्टेंस 0.3, टोटल वोल्टेज 15, ऐसे सवाल पूछ सकता है,
ऐसा सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, आप कर जाओगे। मतलब एक सेल का ईएमएफ लो और जितने भी सेल है संख्या में जोड़िए, उससे गुणा करो, टोटल ईएमएफ सीरीज में आ जाएगा। एक सेल का इंटरलेशन लीजिए, वैसे कितनी सेल सीरीज में गुणा कर दीजिए, आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा सीरीज में। बाकी फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो फार्मूला याद रखना, क्या n × e अपॉन r + n r सीरीज में फार्मूला लगता है, कैसे आया मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पैरेलल में जोड़ेंगे सेल को। पैरेलल में जोड़ते हैं सेल को, पैरेलल में जोड़ते हैं जब हमें करंट रेटिंग बढ़ानी हो, ज्यादा करंट पानी हो, पैरेलल में ज्यादा करंट पानी हो। एक सेल का ईएमएफ है, उसका आंतरिक प्रतिरोध ईएमएफ है, इंटरलेशन ईएमएफ है, आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसे हमारे पास कई सारी सेल जुड़ी हैं, उनको पैरेलल में जोड़ना हमको। पैरेलल जोड़ने से करंट रेटिंग बढ़ती है। देखो पैरेलल वोल्टेज नहीं बढ़ता है ना, क्यों सर वोल्टेज नहीं बढ़ता? अरे भाई पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम नहीं होता है। हां सर पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज कैसे बढ़ जाएगा? चाहे 2 सेल लगाओ पैरेलल में, चाहे 4 लगाओ, चाहे 1 रखो, चाहे 2, चाहे 10 लगा दो पैरेलल में, पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है? सेम। पैरेलल वोल्टेज बढ़ ही नहीं सकता। एक सेल दूसरा सेल कई सारी सेल लगा दूं मैं, एक रहा हूं जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में सेल है, 10 वोल्ट लगी है और ये 1 ओम है, इसको करंट जाएगी। अगर आप एक और पैरेलल में लगा दो वोल्टेज और आप लोग करंट से बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। या एक और बैटरी लगा दो पैरेलल में, आप लोग की करंट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। क्योंकि पैरेलल में अगर इसका वोल्टेज 10 है, इसका 10 है, ये बता इसका वोल्टेज 10 है, 30 नहीं हो जाएगा वोल्टेज, 10 ही रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ता, वोल्टेज सेम रहता है। क्या बढ़ती? करंट। करंट बढ़ जाती है कैसे? ये कुछ करंट जाएगी, कुछ करंट देगा, दोनों करंट जाएगी, लोड के पास जाएगी, वोल्टेज नहीं बढ़ा, करंट बढ़ गई। तो जब हमें ज्यादा करंट चाहिए हो किसी सेल से, तो हम सेल को किसमें जोड़ते हैं? पैरेलल। मैं आपको बस लाइन कि ज्यादा वोल्टेज पाना हो तो सीरीज में जोड़िए, ज्यादा करंट पानी हो तो समांतर में जोड़िए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? सेल का समांतर संयोजन इसलिए करते हैं धारा रेटिंग को बढ़ाने के लिए या करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगर आप ज्यादा करंट पाना चाहते हो सेल से, तो सेल को जोड़ दीजिए पैरेलल में। अब जैसे ये है, कई सारी सेल हैं, ये उनका अंतर प्रतिरोध सेल आपका और एक सेल का ऐसे n सेल आपने जोड़ दिया, तो क्या होगा? देखो एक सेल उसका अंतर प्रतिरोध, एक सेल उसका अंतर प्रतिरोध, तीसरी सेल उसका इंटरलेशन, जैसे कई सारी जोड़ी। और आप क्या है, ये r वो लोड है, इसको करंट चाहिए, भाई सेल किसी लोड को करंट देगी, इसलिए बैटरी रहेगी। सेल किसी को करंट तभी देगी जब कोई मांगने वाला होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप कोई ना किसको आऊंगा। तो आपके पास कई सारी सेल हैं और उसको पैरेलल में जोड़ रखा है और बाहर में जो रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस, लोड उसका रेजिस्टेंस करंट आइए निकालनी है आपको। तो क्या होगा? आई देखो लोड करंट है, ये ईएमएफ ऑफ सेल, हर सेल का देखो ये ईएमएफ के वोल्टेज की बात, आर इंटरलेशन ऑफ ईच सेल। और कैपिटल क्या है? बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कह लो, चाहे जो लोड लगाया गया उसका प्रतिरोध कह लो। आर को बाह्य प्रतिरोध कह लो, चाहे जो लोड लगाया उसका। ये आर तो इस सेल का ही रेजिस्टेंस है, आर जो लोड लगाया उसका रेजिस्टेंस है। देखो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो अगर एक का वोल्टेज है तो ऐसे कितने भी सेल पैरेलल लगा दोगे, सबका वोल्टेज ई रहेगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा। ई तक 3 बार लगाओ, चाहे ई 10 बार लगाओ, चाहे ई n बार लगाओ, ई रहेगा। कितनी बार लगाओगे ई को पैरेलल में, पैरेलल वोल्टेज नहीं बदलता है, ई रहेगा। अच्छा सर, और रेजिस्टेंस क्या होगा? आपने पढ़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कि अगर आर वैल्यू को 2 रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाता है। अगर आर वैल्यू को 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4 हो जाता है। और अगर आर वैल्यू n रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/n हो जाता है। ठीक है, R/n क्या हो गया? R/n। तो अगर आर वैल्यू n रेजिस्टेंस समांतर में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/n। तो जब कई सारी को पैरेलल में जोड़ते हो तो एक का ईएमएफ सबका ईएमएफ ई रहेगा, ये नहीं बदल पड़ेगा। हां रेजिस्टेंस क्या होगा? जितनी सेल पैरेलल होंगी उतनी संख्या से डिवाइड कर देना, n पैरेलल में कैसे डिवाइड कर दो। बाकी ये लोड रेजिस्टेंस और जनरल करंट, जनरल करंट क्या होगी? आई होता है v अपॉन r प्लस करंट जाएगी, आई होता है v अपॉन वोल्टेज कितना ई और रेजिस्टेंस प्लस सीरीज में कैपिटल R प्लस R/n। ये फार्मूला लगेगा पैरेलल में। लोड जाने वाली करंट क्या होगी? ये फार्मूला होगा। तो कई बार आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है कि पैरेलल में फार्मूला क्या होगा? अगर कई सारी सेल पैरेलल में लगी हैं, कई सारी सेल सीरीज में लगी हैं, तो फार्मूला भी याद रखना आसान है। आप 1 करोगे याद आ जाएगा, पैरेलल में है ई रहेगा, आई होता है v अपॉन r e अपॉन R/n कैपिटल R हो गया। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं और करंट और वोल्टेज रेटिंग दोनों बढ़ानी, मतलब एक आपस में सेल सीरीज में है, ये आपस में सेल सीरीज में नहीं। हां सर आपस में है सीरीज, हां। और ये पूरा इस पूरे के पैरेलल में, इस पूरे के पैरेलल में, ये पूरा इस पूरे के पैरेलल में, तो आपस में सीरीज में भी है, सीरीज में भी है और पूरा इस पूरे के पैरेलल में है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जब करंट और वोल्टेज दोनों रेटिंग बढ़ानी, कोई वोल्टेज रेटिंग एवरेज करंट रेटिंग। जब करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों बढ़ानी हो तब यूज करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस इसको फार्मूला नहीं पढ़ना है हमको, बस ये जानना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब। ठीक, अब सवाल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या है? द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स विल मैक्सिमम करंट रेटिंग। ये पीडीएफ रहेगा नहीं, मैं हटा दूंगा, हिंदी में लिखना है, मेरे लिखने की इच्छा नहीं है। सवाल ये बस कह रहा है कि कई सारी सेल हैं, उनको जोड़ना है, कई सारी सेल को क्या करना, जोड़ना है। अब सीरीज में जोड़ने के पैरेलल में जोड़ें, इस तरीके से जोड़ बताइए, एक सीरीज जोड़ने के पैरेलल में ईएमएफ मैक्सिमम हो। तो आपको पता है पैरेलल जोड़ते तो ईएमएफ पता कहां है? ईएमएफ किसमें पता है? सीरीज में जोड़ दीजिए। सवाल ये है कि कई सारी सेल्स को जोड़ना है और हम चाहते हैं जोड़ने पर ईएमएफ अधिकतम आए, वोल्टेज अधिकतम आए, किसमें जोड़ें? सीरीज में पैरेलल में। अगर पैरेलल में जोड़ोगे तो सबका वोल्टेज सेम नहीं आएगा, सीरीज में वोल्टेज क्या आएगा? ई जोड़ोगे तो ई आ जाएगा, यानी ईएमएफ मैक्सिमम होता है सीरीज में, करंट मैक्सिमम होती है पैरेलल में। बोलो ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ईएमएफ अधिकतम किसमें होता है? सीरीज में, और करंट अधिकतम किसमें होती है? पैरेलल में। वही है, सीरीज जोड़ को ई3 हो गया, पैरेलल में होगा तो वोल्टेज सेम रहेगा। ई है इक्विवेलेंट वाला बैटरी, वो भी ई वोल्टेज जाएगी। तो अगर आपको कई सेल को जोड़ करके ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सीरीज हमको पता ही है कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज जोड़ते हैं, करंट रेटिंग बढ़ाने के पैरेलल में क्या सोचना है फिर? अच्छा ठीक है सर, ये सवाल पूछा है कि जो सर्किट है बता दो उसका वोल्टेज कितना होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ। दिए हुए सर्किट में वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा? कितना सेल है? ये सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो अगर ई 3 से सीरीज में तो ईएमएफ 3 हो जाएगा और रेजिस्टेंस r 3 हो जाएगा, यानी ईएमएफ 3 रेजिस्टेंस 3r, ईएमएफ 3 रेजिस्टेंस 3r। बोलो ई 3 r 3r,
ये आगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वो बगल में बना के पीछे बना के दिखाया है, मतलब इसका ही मतलब इसका अंदर प्रतिरोध है उस सेल का नीचे रेजिस्टेंस। बताओ पढ़िए सवाल को। एक समान सेल जब प्रतिरोध 1.5 में तो समांतर जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ऐसे 5 सेल का जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R 5 हो जाएगा। अगर n होते तो R 5 हो जाता। तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ऐसे 5 हैं तो डिवाइड 0.3 होगा। सोचना है क्या ऐसे सवाल आएंगे गलत होंगे? हाँ सर हम गलत करेंगे, आदि गलत करेंगे ही करेंगे। बोलो द सिंबल फॉर बैटरी सर्किट। बैटरी का प्रतीक बताओ कौन है? बैटरी का प्रतीक है ये तो ग्राउंडिंग का प्रतीक है, अर्थिंग का हो या ग्राउंडिंग का हो इसका प्रतीक है। ये बैटरी का प्रतीक है, ये संधारित्र का प्रतीक है। ये बैटरी नहीं है। क्यों सर? अरे दोनों के बराबर है चिंटू। अच्छा सर बैटरी में क्या होता है? बैटरी में बड़ी होती है छोटी होती है। ये बैटरी है और दोनों के बराबर है, सामने संधारित्र कैपेसिटर। अच्छा तो बैटरी का सिंबल देखिए आपने ये सवाल है, ये सॉल्व कर लेगा फार्मूला कर लेगा फार्मूला बता। ये फार्मूला सही है। ये दो सेल हैं तो जुड़ी हुई हैं बस। ये क्या है? एक सेल का है इंटरनल रेजिस्टेंस R है और बाहर प्रतिरोध R है। आपको लोड करने के लिए सीरीज जुड़े हुए हैं तो सीरीज में दो से जुड़ी हुई करंट क्या होगा? करंट आएगी V/R। दो सेल हैं तो 2 हो गया और एक लोड रेजिस्टेंस और दो रेजिस्टेंस तो 2 × माला ही होगा। तो ये बना +2R अंग्रेजी लिखा है ना इसलिए क्या है कर लेगा। दो एन सेल पे दो ही सेल जुड़ी हुई हैं तो दो सेल जुड़ी कर लेगा। क्या सोचना है इसमें? ओके अब आइए आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल पे। प्राथमिक और द्वितीयक सेल पे। प्राथमिक सेल क्या होती है और द्वितीयक सेल क्या होती है? प्राथमिक सेल होती है नॉट रिचार्जेबल, दोबारा चार्ज नहीं होती है, दोबारा चार्ज नहीं होगी। जैसे आप अपने टीवी का रिमोट होता है उसमें जो सेल लगाते हो 4-6 महीने बाद 1 साल बाद जब वो खराब हो जाती है तो आप उसको फेंक देते हो। फिर कुछ 20 रुपए के सेल लेके आते हो, नहीं आते हो। टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, अरे दीवार में जो सेल लगी हुई है छोटी सी, ये सब जो सेल हैं एक बार डिस्चार्ज हो जाती है 6 महीने साल बाद तो फेंक देते हो, दूसरा लेके आते हो। दोबारा चार्ज नहीं होगी, नॉट रिचार्जेबल। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है रिचार्जेबल होती है, ये दोबारा चार्ज होगी, दोबारा चार्ज होगी। जैसे आपकी मोबाइल फोन की बैटरी है, मोबाइल फोन की बैटरी का डिस्चार्ज होती है फिर दूसरी बैटरी लाते हो क्या? नहीं, क्या करते हो? उसके चार्जर लगाते हो, चार्ज कर लेते हो, फिर आप 2-4 घंटे पानी यूज करते हो, फिर डिस्चार्ज करती है, फिर चार्जर लगा के चार्ज कर लेते हो। तो जो सेकेंडरी सेल है वो बार-बार चार्ज किया जा सकती है। जब से आपका फोन होगा आपके पास 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल से तब से वही बैटरी सेल बार-बार चार्ज कर रहे हैं। तो द्वितीयक सेल को बार-बार चार्ज किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी सेल को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे देखो प्राइमरी सेल में बैटरी आपने आप लेकर के आए, हाँ बैटरी आप लेकर के उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है। कौन सी रासायनिक? जब आप उस सेल का इस्तेमाल करोगे जो फैक्ट्री लाए हो तो उसके अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसमें होगी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी ऊर्जा में। भाई आपने लाके सेल अपने घर में टीवी के रिमोट में लगा दिया, आप उसको यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा बैटरी ऊर्जा बदलेगी वो यूज हो रही होगी। तो आप उसकी रासायनिक ऊर्जा को बैटरी ऊर्जा में बदल सकते हो बट सेल में बैटरी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हो। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी, अनुक्रमणी। मतलब एक दिशा में होगी, दोनों दिशाओं में नहीं हो सकती। केवल इससे ये बन सकता है, इससे नहीं बन सकता। इसको अनुक्रमणी रिएक्शन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर ए और बी मिलकर सी और डी बनाते मगर सी और डी मिलकर ए और बी ना बना पाए तो बोलते हैं इसको अनुक्रमणी। इरिवर्सिबल। ए और बी मिलकर सी प्लस डी बनाए मगर सी और डी मिलकर ए प्लस बी ना बना पाए इसको बोलते हैं अनुक्रमणी। क्या बोलते हैं? अनुक्रमणी। इरिवर्सिबल। मगर सेकंड सेल में क्या है? इरिवर्सिबल है। इसमें ये इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। मतलब आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो, क्लास देख रहे हो आप लोग, ठीक, अभी चार्जिंग पे नहीं लगा अपना फोन तो आपके फोन में क्या हो रहा है? आपके फोन में जो भी रासायनिक केमिकल एनर्जी है वो बैटरी ऊर्जा में बदल रही है और आपका फोन काम कर रहा है। ठीक, आपका फोन अभी चल रहा है, यूट्यूब देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, चार्जर पे नहीं लगा हुआ है, उस फोन के अंदर जो बैटरी है उसकी रासायनिक ऊर्जा है वो बैटरी ऊर्जा में बदल रही है। इसमें बदल रही है बैटरी ऊर्जा में। और जब आपका फोन एक बार डिस्चार्ज हो गया अब आप फोन को क्या करोगे? चार्ज करोगे? चार्ज करोगे नहीं करोगे? हाँ सर। तो चार्ज के लिए आप लगा दोगे अपने फोन को, आप फोन पर केबल कर दिया चार्ज लगा के उस दौरान आपका जो फोन होगा उसकी बैटरी होगी वो क्या करेगी? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी और उसको केमिकल एनर्जी में संग्रहित करेगी, अपने अंदर स्टोर करेगी। बैटरी तो चलेगी, उसको रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करेगी। यानी जब आपका फोन चार्ज हो रहा है आपके फोन की बैटरी तो आपका फोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी ऊर्जा में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। और फोन जब चार्ज हो गया आप मार्केट घूमने के फोन पे बात कर रहे हो किसी से, उस दौरान आपके फोन की जो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित हुई है वो विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। यानी फोन चार्ज हो रहा है तो ये इसमें बदल रही है, फोन डिस्चार्ज हो रहा है यानी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ये इसमें बदल रहा है। यानी रासायनिक ऊर्जा से बैटरी ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा रासायनिक से बैटरी में कन्वर्जन किया जा सकता है। यानी इसका मतलब है यहां पे a + b मिलकर c + d बना सकते हैं और c + d मिलकर a + b बना सकते हैं। ये केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, बोलो हमने तो पढ़ा था। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुक्रमणीय अभिक्रिया, साम्यावस्था। सर हम तो नकल से पास में हैं, क्या जाने सर बस। ये कहानी है सेकेंडरी सेल। दूसरा सेकेंडरी सेल जो है हल्की, प्राइमरी सेल हल्की होती है, सेकेंडरी सेल भारी होती है, प्राइमरी सेल सस्ती होती है, सेकेंडरी सेल महंगी होती है। अरे आपके टीवी के रिमोट में जो लगती है सेल 10 रुपए की आती है वो कितने की आती है? 10 रुपए की आती है, 30 रुपए की। लेकिन आपके फोन की जो बैटरी है वो तो महंगी आती है, वो 200 रुपए नहीं मिलेगी, 10 रुपए नहीं मिलेगी, 1000 मिलेगी, कम से कम ठीक ठाक फोन आपका होगा तो महंगी आती है। प्राइमरी सेल कम वोल्टेज देती है, उम्र भी कम होती है, सेकेंडरी सेल ज्यादा वोल्टेज देती है, ज्यादा होती है। मोर वोल्टेज मोर लाइफ। आपका फोन 3 साल 4 साल पुराना तो चलेगी आपकी फोन की बैटरी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो। और ये सेल रिमोट वाली 4 में खराब हो जाती है। तो वोल्टेज कम देती है, उम्र कम होती है, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा होती है, महंगी पड़ती है बस यही। तो प्राइमरी सेकेंडरी सेल का क्या रहेगा? दो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है ये, एक नॉट रिचार्जेबल और ये रिचार्जेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है। प्राइमरी सेकेंडरी सेल में एक ही अंतर आपको पढ़ना हो तो आपको पता होना चाहिए किसको रिचार्ज किया जा सकता है, बार-बार किसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो प्रीतम निर्धार।
सेकेंडरी सेल को और नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल, एक्यूमुलेटर सेल क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल को, द्वितीयक सेल को स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। द्वितीयक सेल को स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर सेल कहते हैं। अलग एक्यूमुलेटर सेल, एक्यूमुलेटर कहते हैं तो सेकेंडरी सेल को। सवाल आता है बैटरी चार्जिंग के लिए क्या यूज करते हैं? डीसी एसी। बैटरी डीसी से चार्ज होती है। बैटरी चार्ज करने के लिए एसी यूज करते हैं कि डीसी? बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी यूज करते हैं, एसी से बैटरी नहीं चार्ज होगी। दूसरा, फर्स्ट डेवलप सेल की वोल्टाइक सेल, जो पहली सेल बनाई गई वो वोल्टाइक सेल थी। प्रथम निर्मित सेल जो थी वोल्टाइक सेल थी। और है सेल इन पॉकेट कैलकुलेटर, जो आप जेब में रखने वाला कैलकुलेटर छोटा छोटा, उसमें तो सेल यूज करते हैं कौन सी? मेरी सेल। कैलकुलेटर में प्रयुक्त सेल, जो छोटा वाला कैलकुलेटर होता है जो आप अपने जेब में रख के ले जा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? उस पॉकेट कैलकुलेटर जो सेल यूज करते हैं उसको मिनी सेल बोलते हैं। मिनी सेल या बटन सेल कह सकते हैं। पॉकेट कैलकुलेटर, जैसे पॉकेट डायरी होती है ना, छोटी सी डायरी जेब में रख लिया, ऐसी पॉकेट कैलकुलेटर छोटा छोटा जेब में रख लिया, उसमें मिनी सेल यूज करते हैं, पूछा जाता है। अब कुछ उदाहरण है प्राइमरी सेकेंडरी सेल के। प्राथमिक सेल का जैसे वोल्टाइक सेल, इसका ये प्रॉब्लम 1.0 होता है, या इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। वोल्टाइक सेल, या इसे बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल। ये प्राइमरी सेल है, इसका यूनिट प्रॉब्लम इतना होता है 1.0 दूसरा है लेक्लांचे सेल, इसका यूनिट 1.46 होता है। लेक्लांचे सेल, लिखा था हिंदी इसका। लेक्लांचे सेल, इसका यूनिट 1.46 के आसपास होता है। डेनियल सेल 1.1 के आसपास। ड्राई सेल या शुष्क सेल, मरकरी सेल को बटन सेल मिनी सेल कहते हैं। मरकरी सेल को छोटी सी होती है, इसको मरकरी सेल या बटन सेल, मरकरी सेल बटन सेल मिनी सेल कहते हैं इसको, मरकरी सेल बटन सेल मिनी सेल, ठीक है। फिर जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, कई टाइप के मिनी लिखा हुआ है मैंने। सर वोल्टाइक सेल कौन सी है, आप लेक्लांचे सेल कौन सी सेल, डेनियल सेल कौन सी सेल है, बटन सेल मिनी सेल कौन सी सेल, ड्राई सेल कौन सी सेल है, ये सब प्राइमरी सेल है। उनका ईमेल कितना तो लिखा हुआ है। बटन सेल बहुत छोटी होती है, बटन जैसे आपके सर्च की बटन है ना वो छोटी सी, तो बटन बहुत छोटी होती है, सेल बहुत छोटे आकार का है, तो उसको बोलते हैं मिनी सेल, बटन सेल, इसको मरकरी सेल बोलते हैं। ये प्राइमरी सेल हो गए। सेकेंडरी सेल में कौन-कौन है? लेड एसिड सेल, इसका ये 22.2 बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल। सेकेंडरी सेल का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो आप कार वाले के यूज करते हो, यूज करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, लेड एसिड सेल, लेड एसिड बैटरी। फिर एल्कलाइन सेल होता है, एल्कलाइन सेल, एल्केलाइन सेल यानी क्षारीय सेल, या इसको निकल कैडमियम सेल बोलते हैं। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल भी बोलते हैं, एल्कलाइन सेल को निकल कैडमियम सेल बोलते हैं। फिर लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, ये सभी तरीके से सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। एडिशन सेल, एडिशन सेल जो है इसका उदाहरण है, ये भी है सेकेंडरी सेल। एडिशन सेल हो गया, लिथियम आयन बैटरी हो गया, एल्कलाइन सेल, निकल कैडमियम सेल बोलते हो। लेड एसिड सेल, सबसे इंपॉर्टेंट लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड सेल, लेड एसिड बैटरी। स्वागत है सुशांत। तो सेकेंडरी कौन, प्राइमरी कौन याद रहेगा? सर इतना कैसे याद रखेंगे, दिन बाद पेपर है। तुम कर क्या रहे थे चिंटू? सर वही हमें भी नहीं समझ आ रहा, आप कर क्या रहे थे चिंटू? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे ने अपने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है। विद्युत अपघटन का नियम क्या है? क्या है ये? फैराडे ने दो नियम दिए, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये जो नियम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। क्या है ये नियम? फैराडे क्या कहते हैं? दो नियम है, पहला दूसरा। क्या है पहला नियम? एक बाल्टी लोहा ले लिया सर, उसमें रॉड डालो, दूसरी रॉड डालो, अच्छा ठीक है डाल दिया, इसको बैटरी से जोड़ दो। अच्छा सर इसको क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं चिंटू। अच्छा सर जो रॉड है इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हाँ इलेक्ट्रोड है, इसमें से कैथोड है, कैथोड होगा। अच्छा कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड है। ये कैसा बर्तन है? इसमें क्या भरा है सर? पानी है क्या? शराब है सर? नींबू पानी क्या है? सीएनजी। अरे चिंटू इलेक्ट्रोलाइट है ये। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर? हिंदी में बैटरी बोलते हैं सर, हिंदी नहीं पता मतलब बताओ। एक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होती है जिसमें से हम करंट को पास कराएं, करंट उससे गुजर जाए। बैटरी एक ऐसी चीज होती है जिसमें से आप धारा को प्रवाहित कराओ तो दो हिस्से में टूट जाए, प्लस माइनस पर करंट को प्रवाहित होने से NaCl है। NaCl में आप पानी में घोल के करंट प्रवाहित करो तो प्रवाहित होने के काफी चांस रहेंगे। NaCl क्या है? दो हिस्से में टूटेगी, इसमें Na प्लस में और Cl माइनस में। Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगी नहीं टूटेगी? हाँ सर। ये जैसे मान लीजिए H2SO4 है, H2SO4 दो हिस्से में टूटेगी, H प्लस में और HSO4 माइनस में। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें करंट प्रवाहित किया टूट जाए हिस्से में और अपने अंदर से करंट को प्रवाहित होने दे, उसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी मतलब बैटरी धारा, बैटरी मतलब धारा प्रवाहित करना, मतलब प्रवाहित पर टूट जाए, अपघटन हो जाए। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लिसिस मतलब होता है टूटना। फ्लो ऑफ करंट हुआ तो टूट गया इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या किया? बैटरी लगा करंट फ्लो कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा सर इलेक्ट्रोलाइट से, हाँ चिंटू तो क्या है? फैराडे ये क्या करते हैं? इसमें ये करते हैं जब आप इसमें करंट प्रवाहित कराओगे ना, इसमें ये टूटेगा, ये एक इलेक्ट्रोड बैटरी जोड़ लिया, करंट प्रवाहित होगी, ये टूटेगा मटेरियल यहाँ से, तो थोड़ा डिसॉल्व होता है, टूटता रहेगा। अब हो सकता है इसमें जाके खुले जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका सतह पे जाके जमे, इसी सतह पे जाके जमे, कुछ हो सकता है। तो आप मोटे मोटे तौर पर ये जानो कि जब इसमें से करंट प्रवाहित की जाती है तो यहाँ से जो द्रव्यमान टूटेगा, जो मास यहाँ से टूटेगा, वो मास डिपेंड करेगा, समानुपाती होगा कितना चार्ज हो रहा है यहाँ से, कितना चार्ज हो रहा है यहाँ से। जो द्रव्यमान यहाँ से टूटेगा करंट टकराने पर, चार्ज टकराने पर, वो द्रव्यमान समानुपाती होगा कितना चार्ज टकराया। M समानुपाती Q। M क्या है? द्रव्यमान टूटा है। Q क्या है? कितना चार्ज टकराया है। M समानुपाती Q, Q क्या लिखो? I बराबर Q बटे T, I होता Q बटे T, यहाँ से Q हो जाएगा IT, I होता Q बटे T, Q हो जाएगा I टू T, तो जो I टू T को M समानुपाती Q, M समानुपाती IT। यानी जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, करंट प्रवाहित करोगे, जहाँ से जो मास टूटेगा, द्रव्यमान टूटेगा, वो डिपेंड करेगा कितनी करंट टकराई आपने और कितने टाइम तक टकराई है। हाउ मच करंट यू आर फ्लोइंग एंड फॉर हाउ मच टाइम, उन दोनों पे डिपेंड करेगा आपका मास या द्रव्यमान। करंट कितनी है
है और करंट कितने टाइम तक फ्लो होगी, दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर आप इसको हटाओगे और बराबर लिखोगे तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहता है जेड, m बराबर जेड आई टी, s बराबर आई टी, s बराबर क्यू होता है। जहां जेड कांस्टेंट है इसको इलेक्ट्रोन के इक्विवेलेंस होते हैं, रासायनिक तुल्यांक। बस याद रखना है कि एक बर्तन में दो इलेक्ट्रोन लिया और इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो जो द्रव्यमान टूटता है उसका जो मास है, द्रव्यमान उस समानुपाती उसमें बहने वाली उसमें प्रवाहित किए चार्ज के समानुपाती है, या उस समानुपाती है उसके करंट फ्लो कितने टाइम दोनों के समानुपाती है। जेड कांस्टेंट है, जेड यूनिट क्या होगी, जेड यूनिट का m अपॉन आई टी। अगर मास किलोग्राम में, करंट के एम्पीयर टाइम सेकंड किलोग्राम सेकंड होगा, मास किलोग्राम करंट के एम्पीयर टाइम सेकंड किलोग्राम एम्पीयर सेकंड, या मास किलोग्राम में आई टी क्या है, आई टी चार्ज है ना, आई टी चार्ज का कूलम, किलोग्राम पर कूलम सकते हो। आई टी क्या है, चार्ज में क्या होती है, कूलम, कूलम किलोग्राम पर कूलम, किलोग्राम पर कूलम। यहां लिखा हुआ आई क्या है, करंट है, m मास की टाइम है। यानी एक बर्तन में दो इलेक्ट्रोड रखा, उसको बैटरी से जोड़ा, उसमें जो द्रव्यमान होगा जो टूटेगा वो डिपेंड करेगा इसमें गुणनफल कितने, किसके, विद्युत धारा और समय के। ये पहला नियम फैराडे का। और फैराडे का अच्छा लिखा हुआ m डिपेंड्स ऑन मास एंड टाइम, m है, सॉरी m डिपेंड्स ऑन करंट एंड टाइम, m है आपका, ये करंट और टाइम डिपेंड करता है। पूछा था सवाल में m डिपेंड करता है करंट और टाइम पे, m डिपेंड्स ऑन, m निर्भर करता है किस पे, धारा पे और समय पे। ये पहला नियम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला नियम है। पहला नियम, अगर फैराडे के दोनों नियम की बात की जाए, एग्जाम पूछ जाते हैं तो 90% पहला नियम पूछा जाता है, 10% दूसरा, 10% कम इंपॉर्टेंट है दूसरा वाला। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है भाई एक बाल्टी लो, दूसरी बाल्टी लो, तीन चार बाल्टी लो, कितनी बाल्टी तुम्हारे पास सब ले लो, फिर कम से कम दो बाल्टी लो। सर एक ही लेके तो एक ही पहला नियम हो जाएगा ना, एक ही बाल्टी कम से कम दो बाल्टी लो, ठीक है, दो बर्तन ले लिया हमने, फिर दोनों में इलेक्ट्रोड साथ इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया इसमें, बस सेम इलेक्ट्रोड लेके अलग भरेंगे, अलग अलग भर दिया, यानी दोनों में आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड भर दिया, दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा, दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा। कैसे कैसे करते हैं, इसमें यहां से जोड़ दिया और यहां बैटरी लगा दी, ऐसे यहां बैटरी लगा दी, तो होगा क्या, करंट फ्लो करेगी, कैसे ऐसे करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हुए यहां से ऐसे ऐसे। अब इस डायग्राम में क्या है देखो जरा, यहाँ पे दोनों बर्तनों में सेम टाइम पे करंट फ्लो करेगी और सेम करंट फ्लो करेगी, मतलब जो करंट फ्लो कर रही है वो दोनों में सेम फ्लो कर रही होगी, और 10 करंट है तो वही 10 इसमें, वही 10 इसमें, करंट सेम है। हां, टाइम ही सेम रखना है, जितने टाइम पे करंट फ्लो हो रही है उतने टाइम पे फ्लो। अगर विद्युत धारा का परिमाण दोनों में भरा है वो समान है और समान समय धारा दोनों में भरी है, तो जो मास यहां से टूट रहा था वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट के, तुल्यांकी भार के। किसके साथ तुल्यांकी भार, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट में Cu++ SO4- माइनस टूटेगा। अगर दिमाग में चलो कि कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार होगा उसके, इसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तुल्यांकी भार होता है एटॉमिक वेट बैलेंसिंग, परमाणु भार को हम संयोजकता से भाग देंगे, परमाणु भार को संयोजकता से भाग देंगे तो आता है तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार जरा समझना है, बस स्टेटमेंट क्या होता है इसका, क्या जब दो अलग अलग बर्तनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो जो द्रव्यमान यहां से टूटेगा वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। जैसे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है तो कॉपर तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। वेट यहां जो मास टूटा वो समानुपाती इक्विवेलेंट तुल्यांकी भार के। ये दूसरा नियम है, क्या ये दूसरा नियम, लिखा हुआ है इफ सेम करंट पास फॉर सेम टाइम इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों करंट सेम है और सेम टाइम तक फ्लो करेगी, इस वजह से करंट उसी सेकंड तक। इफ सेम करंट पास फॉर सेम टाइम इन बोथ इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अगर समान धारा समान समय तक, अगर समान धारा समान समय तक दोनों वैद्युत घट्ट में प्रवाहित की जाए तो टूटा हुआ द्रव्यमान या टूटा हुआ भार उसकी मतलब जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहला नियम है m समानुपाती q या m समानुपाती q I2 लिखो बस। दूसरा नियम क्या है, m समानुपाती इक्विवेलेंट वेट, खत्म। ये परिभाषा असर टेक चक्कर में प्रॉब्लम समझाने में जिम्मेदारी की वजह से मुझे बोल दिया, लिखवाया ही नहीं। m समानुपाती q, m समानुपाती I2 पहला नियम, और m समानुपाती E क्या तुल्यांकी भार, वेट वेट भार चलो m समानुपाती इक्विवेलेंट वेट, ये m समानुपाती E मास द्रव्यमान जो हो तुल्यांकी भार के समानुपाती। तुल्यांकी भार क्या छोड़ो अपनी पता है तो, ठीक। तो पहला नियम ये था कि मास लिखा कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंट चार्ज पॉइंट, पदार्थ का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है। या ये पूछा गया आपके एलपी एग्जाम में, सेम यही स्टेटमेंट, यही कथन, पदार्थ का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है। तो आपको कैसे पता पूछा गया, अरे जैसे तुम्हें पता चलता है पूछा गया, वैसे मुझे पता चल रहा है। पदार्थ का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, यही पहला नियम m समानुपाती q या q जगह लिखो I * t। ये पहला नियम। दूसरा जो मास है वो इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार के समानुपाती। दूसरा नियम है, पहला नियम है, काम खत्म। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, और फिर आपका सेकंड नियम, ठीक। यानी द्वितीय नियम क्या करना है, जो पदार्थ का द्रव्यमान भार है वो तुल्यांकी भार पे डिपेंड करता है, और पहले नियम क्या करता है, जो पदार्थ का भार है मास है वो डिपेंड करता है आवेश के, और आवेश को I * t लिख सकते हैं, I * t के। फैराडे के दो नियम थे, हो गए दो नियम, ठीक है। हाँ, मास को जगह को बिल्कुल चलेगा सब। फैराडे क्या होता है, व्हाट इज फैराडे, चार्ज एंड वन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फैराडे। ये फैराडे नहीं है, फैराडे है, क्या है सर, ये फैराडे नहीं है। ये फैराडे तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है धारिता की, कैपेसिटेंस धारिता का मतलब होता है फैराड। हां सर, फैराडे क्या सर, फैराडे ये तो है नहीं, फैराड अलग है, फैराडे अलग है। फैराड धारिता का मतलब है, फैराड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, दो फैराड चार फैराड, फैराडे अलग है। क्या ये, मैंने अपने हाथ में 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, क्या लिया सर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कुल कितना चार्ज होगा, मैंने अपने हाथ में 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, क्या लिया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कुल कितना चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, उसे बोलते हैं फैराडे। अपने हाथ में क्या ले लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो और बोलो उस 1 मोल इलेक्ट्रॉन कुल चार्ज कितना, कुल आवेश कितना है, वही है फैराडे। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होते कितने, पहले तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इतने। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.023 × 10^23। यही अवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर ही है। केमिस्ट्री पर क्या हो नहीं सर, डब्बा केमिस्ट्री का, तो कोई बात मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर है इसका मतलब वहां कितने इलेक्ट्रॉन है,
आप किसी गैस के हमने n मोल ले लिए, n मोल मतलब कितने, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ में है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन के 1 मोल बोलते हैं, जैसे 12 दर्जन किलो के बोला जाता है। अरे हाँ सर, ऐसे इतना इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल बोल सकते हो, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दोनों को गुणा कर दो, तो कितना आया, गुणा करके कितना आया, ठीक है, आया कूलाम आया, कितना चार्ज है, कितने पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की कुल चार्ज है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की कुल चार्ज होता है उसे ये बोलते हैं फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश है 96045 कूलाम, 96485, लगभग 96500 बोल सकते हैं, मोटा हाँ 1 फैराडे 96500। तो पूछा जाता है फैराडे क्या है, तब बोलना 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश जो है वो 1 फैराडे है। 1 फैराडे चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 फैराडे बराबर होता है 96045 कूलाम, एप्रोक्सीमेटली लगभग 1 फैराडे 96500 कूलाम। पूछा गया है ये भी 1 फैराडे कितने कूलाम। इनको पढ़ाना तो बहुत है, लेकिन मेरा पैर और मेरा हाथ मेरा मुंह सब थक गया है, और मेरी क्लास 8 बजे 9 बजे भी है, सेल एंड बैटरी में ही रोकता हूँ सर, ऐसा मत करो सकते हैं, मत याद कल पढ़ा दें, ताकि बचा होगा। अब इसे बचा क्या है सर, ज़्यादा नहीं बचा होगा, फिर क्या बचा होगा सर, जो अलग अलग सेल्स होती हैं उसमें एनोड किस मटेरियल का बना है, कैथोड किस मटेरियल का बना है, और जो बैटरी का लेते हैं किस मटेरियल का बना है, कुछ ऐसा वैसा सवाल करता है, तो वही थोड़ा बहुत बताएंगे। एक्चुअली इसको आप कल भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत खास नहीं, क्यों, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल गई तो पीडीएफ रिवाइज करोगे, जो समझना था आपने समझ लिया। कल की जो क्लास होगी उसमें रहेगा लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसमें डाइल्यूट एच2 सपोर्ट कम सल्फर इसको साथ पानी होता है, उसमें एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, यही सब सवाल रहेगा, डेटा टाइप ज़्यादा समझने वाला नहीं रखने वाला रहेगा। तो अगर आप ट्रेन में हो, बस में हो, आवाज आ रही है, फोन नहीं चला पा रहे हो, ऐप नहीं देख पा रहे हो, पीडीएफ देख सकते हो, तो पीडीएफ से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। सेल एक क्लास और कर लेंगे, चलेगा। अरनेश बोले सर ये आप थके होंगे, थकेंगे नहीं, सुबह से क्लास ले रहे हैं, गला फट जा रहा है, जितना 2 महीने बोलते हैं अपना 15 दिन बोलना पड़ गया। हाँ तो कल अगर आप ट्रेन में रहोगे तो पीडीएफ से पढ़ देख लेना, क्या दिक्कत है, बाकी चीजें पढ़ोगे, कल इस पीडीएफ पढ़ देख लेना। नहीं है वो मैसेज करूंगा, वेट करो। 600 मीटर दूर सेंटर है, मनीष का कहना है। आप लोग जाइए, जिलों का सेंटर दूर है, आप लोग जाइए, हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। और सेल एंड बैटरी की आपने को समझने वाली चीज समझ ली है। अब जैसे ये है ना पीडीएफ से देख रहे हो आप कि बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, जनरेटर यूज करते हैं, ईएमएफ कितना होता है इस सेल का, मटेरियल सेल का नो लोड पे निकल आरएन सेल कौन सी सेल को एडिशन से निकल आरएन सेल है, ऑटोमेटिक व्हीकल कौन सी सेल यूज करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी सेल को घटके नापते हैं तो कैसे नापते हैं, हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। यही है गैस कौन सी बनती है, लेड एसिड बैटरी में हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको चीज ऐड करनी है, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिलेगी वो बच्चे मैसेज करके मांग लेंगे, इस तरह सेल एंड बैटरी पीडीएफ नहीं मिली। मेरा 1800 किलोमीटर इतना दूर कहाँ चला गया, अरनेश का कहना सर रिजल्ट दिए थे कुछ आपको पट्टी याद रखना है, मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया, आपको